इफ एनी एटम मॉलिक्यूल आर आयंस शो द कलर प्रॉपर्टी, मतलब दुनिया में कोई भी एटम मॉलिक्यूल आयंस आप ले, अगर वो कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के साथ साथ क्या है, वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि दूसरी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके रेडिएशन को तो आप देख ही नहीं सकते। तो जब किसी भी मटेरियल के ऊपर विजिबल लाइट को हम लोग डालते हैं और उसके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसी विजिबल लाइट में से कुछ फ्रैक्शन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ फ्रैक्शन को ट्रांसमिट कर देता है। तो जो फ्रैक्शन वो एब्जॉर्ब कर लिया वो तो एब्जॉर्ब हो गया, जिस फ्रैक्शन को ट्रांसमिट कर देता है वही जो लाइट होती है हमारी आंख तक पहुंचती है और उसी कलर का वो हमको दिखाई देता है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि कोई कलर प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, तो आपको रीजन में लिखना है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, उसका ट्रांजिशन होना जरूरी है। जब तक ट्रांजिशन नहीं होगा वो किसी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा नहीं, और जब कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की एब्जॉर्ब होगी नहीं, तो जो ट्रांसमिट होगा वो सारा कलर ट्रांसमिट होगा तो हमेशा व्हाइट दिखेगा। इसलिए कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है, और कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होगा तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे बात होगी डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर कुल होते हैं 5 ऑर्बिटल। इन 5 ऑर्बिटल में सबकी एनर्जी होती है लगभग एक जैसी, यानी सबकी एनर्जी सेम है। और जब एनर्जी सेम होगी और अगर मान लो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाद भी अब ये एक से दूसरे में क्यों ट्रांसफर होगा, एनर्जी तो सेम है। और जब ये एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कलर नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा इसके अंदर है क्या जिसकी वजह से कलर प्रॉपर्टी को शो कर लेता है। उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग समझते हैं। ठीक है। इस डी के अंदर जो 5 अलग अलग ऑर्बिटल्स आप बता रहे हो, उसको आप डिनोट कैसे करते हो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू। अगर इनके ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन आपको याद होगा तो आप जानते हो कि इनके जो लोब होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, इस तरीके से। ये अगर एक्स वाई एक्सिस होगा तो ये डी एक्स वाई बना हुआ है। ऐसे ही इसका भी लोब इन बिटवीन द एक्सिस होता है, इसका भी इन बिटवीन द एक्सिस होता है। लेकिन अगर आप इन दोनों की बात करोगे तो जो इसका लोब होता है वो होता है ऑन द एक्सिस, इस तरीके से। और इसका भी होता है ऑन द एक्सिस, इस तरीके से। ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, जब ये डी ऑर्बिटल होता है अपनी नॉर्मल कंडीशन में, मतलब इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके 5 ऑर्बिटल होंगे, सबकी एनर्जी होगी सेम। लेकिन अगर इसके अराउंड कोई आता है दूसरी स्पीसीज जो इसके इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस कर दे, जिसको हम लोग जनरली लिगेंड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉन्सेप्ट में। तो जैसे ही इसकी तरफ कोई लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा लिगेंड हमेशा अप्रोच करता है ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसी एक्सिस के थ्रू ही ये अप्रोच करेगा। तो जब इन तीन के केस में हम देखते हैं तो जो लिगेंड अप्रोच करेगा उससे जो इनके ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है थोड़ा सा दूर है, क्योंकि जो यहाँ पे ऑर्बिटल है वो इन बिटवीन द एक्सिस है और जो लिगेंड है वो एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। लेकिन इन दोनों के केस में क्या होता है, ऑर्बिटल भी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है और लिगेंड भी इसी एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। तो इस डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के ठीक सामने आते हैं इन दो के केस में। इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे रिपल्सन बढ़ जाता है, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होता है इन दो के लिए। और यहाँ पे ये इन बिटवीन द एक्सिस है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो डी वाला होगा और जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा सा दूर रहते हैं, इन द लाइन नहीं आते। इस वजह से इसको रिपल्सन थोड़ा सा कम मिलता है। तो इसी रिपल्सन की वजह से क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा।
तो एक पार्ट में 3 चले जाते हैं ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी होगी कम, और एक पार्ट में ये 2 ऑर्बिटल जाते हैं जिनकी एनर्जी होती है ज्यादा। अब इसको हम लोग बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG, और ये हम कब बोलते हैं, जब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे या फिर स्क्वायर प्लेनर की, तो उस कंडीशन में T2G और EG का थोड़ा सा नाम भी चेंज होता है और इनका एनर्जी लेवल भी चेंज होता है। तो वो सब डिस्कशन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर करना है। अभी हमको केवल डिस्कस करना है कलर प्रॉपर्टी। तो चलिए पहले डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है उसको समझते हैं, फिर हम इसका आएंगे रीजन क्या होगा उसके ऊपर। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक डी ऑर्बिटल, अभी इन सब की एनर्जी हम सेम रख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। और जब आप बोलते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल, इसका मतलब यहाँ पे जो 5 ऑर्बिटल होंगे सबकी एनर्जी होगी सेम। और जब सेम एनर्जी बोल रहे हो मतलब कि इसको अभी इन्फ्लुएंस करने वाला कोई एटम इसकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहा। ठीक है। अब जैसे ही इसकी तरफ कोई एटम अप्रोच करना शुरू करेगा तो इसकी जो एनर्जी होती है ना वो बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड डी ऑर्बिटल। अभी ये एक्साइटेड हुआ है मतलब कि अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई है। क्लियर। उसके बाद जैसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से लिगेंड अप्रोच कर जाएगा मतलब बिल्कुल उसके पास आता है, तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ये डिवाइड होगा तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है। ये जो लाइन आपको दिखाया गया है ये इसके एनर्जी लेवल को दिखा रहे हैं। अब ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, जिसमें से एक पार्ट में 3 ऑर्बिटल जाएंगे जिनकी एनर्जी लो होगी, और एक में 2 जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे T2G और ऊपर वाले को बोलेंगे EG। अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ पे इनका एनर्जी भी आप लिख सकते हो। ये आपका जो एनर्जी होगा इसको बोलते हैं 0.4 डेल्टा O, और इसको नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि इसका जो नॉर्मल एनर्जी है उससे कम एनर्जी हुआ है। और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्लस 0.6 डेल्टा O एनर्जी। क्लियर है। ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट सारा आपको आगे पढ़ना है, यहाँ पे इन सबका कोई रोल है। ठीक है। अब T2G यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेट में है, इसलिए अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगर पहले आप फिल करोगे तो उसको T2G में ही डालना है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई अनपेयर्ड प्रेजेंट है। अब जैसे इसको किसी रिसोर्स के थ्रू एनर्जी मिलेगी, वो भी कौन सी एनर्जी, विजिबल लाइट, याद रखना। तो फिर क्या होगा, इसके कुछ फ्रैक्शन को ये एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांजिशन इसका होगा और ये यहां आ जाएगा। यानी एक लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है, मतलब ट्रांजिशन यहां पे हो रहा है। और जब ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो उसका स्पेसिफिक कलर आएगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है वो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही हो रहा है, क्योंकि ये भी आपका डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। मतलब डी के इलेक्ट्रॉन का डी में ही ट्रांजिशन हो रहा है। तो जो कलर प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं उसके पीछे रीजन बोलेगा तो ये की पॉइंट है, ये आपको जरूर मेंशन करना है, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। और यही पूरा कलर प्रॉपर्टी शो होने का कॉन्सेप्ट है। तो डी के जितने भी एटम्स होते हैं मोस्टली सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पहले से हुई रहती है, तो जैसे ही उसको विजिबल लाइट मिलता है किसी रिसोर्स के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है एक डी से दूसरे डी में, और इसी डी डी ट्रांजिशन की वजह से वो कलर प्रॉपर्टी शो कर लेता है। यही पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इसमें आपसे डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछेगा कि डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, या पूछेगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कलर पूछता है। वो कलर कैसे बताओगे उस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि जो विजिबल लाइट होती है, इस विजिबल लाइट का कुछ फ्रैक्शन ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ फ्रैक्शन ये करता है ट्रांसमिट, और जो कलर ये ट्रांसमिट करेगा वही कलर हमको दिखता है। और जो कलर ट्रांसमिट होगा वो जो एब्जॉर्ब कलर होता है उसका होता है कंप्लीमेंट्री। तो आपको कंप्लीमेंट्री कलर याद होना चाहिए। तो कंप्लीमेंट्री कलर कैसे याद रखोगे उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो जो आपके विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर हैं वो आप जानते हो, उसका ऑर्डर भी आप जानते हो, लेकिन किस कलर को एब्जॉर्ब करने पे कौन सा कलर वो ट्रांसमिट करता है पहले उसको समझ लीजिए। तो जो आपके 7 कलर हैं इस वाले में अगर कोई इधर के कलर को एब्जॉर्ब करेगा
तो फिर इधर वाला जो कलर है वो ट्रांसमिट होता है और यही आपको दिखता है। और अगर इधर का कलर एब्जॉर्ब हुआ तो फिर इधर वाला कलर ट्रांसमिट होगा और ये दिखेगा। और अगर बीच वाला कलर एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन में ये वाला भी ट्रांसमिट होगा, इधर वाला भी ट्रांसमिट होगा, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको दिखाई देगा। यही कंप्लीमेंट्री कलर है। तो यहां से जो विब्योर हम लोग बना रहे हैं, अगर यहाँ पे विब्योर हम इस सर्कल के अंदर लिखेंगे तो कंप्लीमेंट्री आपको उसके अपोजिट लिखना है। मतलब एक यहाँ लिखना है तो इसका कंप्लीमेंट्री यहाँ लिखना है। तो इसको एक ऑर्डर में लिखना है, इसलिए हम लोग विब्योर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसका कुछ स्पेसिफिक कलर है जिसको लिख लो। ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास कंपाउंड होगा या फिर एटम, अगर वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर ले, कि जो कलर वो एमिट करेगा वो इधर से कोई कलर होगा तो ब्लूइश ग्रीन वो दिखता है, इसलिए ब्लू ग्रीन जैसा कलर ये एमिट करेगा। अगर कोई ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर ले तो फिर इसका जो अपोजिट होगा लगभग ब्लू कलर ये एमिट करेगा। सेम ऐसे अगर कोई वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर ले तो फिर येलो ग्रीन जैसा कलर ये जनरेट करेगा। ठीक है, ऐसे आपको कंप्लीमेंट्री कलर कुछ याद रखने हैं। अगर वो इंडिगो कलर एब्जॉर्ब करता है तो फिर ये येलो दिखेगा। इसके अलावा अगर वो पर्पल कलर एब्जॉर्ब करता है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ब्लू का और रेड का, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये ग्रीन कलर दिखेगा, मतलब बीच वाला कलर, तो फिर ये ग्रीन कलर दिखता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ कंप्लीमेंट्री कलर हैं जो कि एक एब्जॉर्ब होगा तो दूसरा वो शो कर देता है। ठीक है, अब यहां से कुछ आपसे प्रॉब्लम पूछेगा। वो प्रॉब्लम क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। तो एक, जैसे अगर मान लो कोई कलर शो नहीं करता तो उसके पीछे दो ही रीजन है। पहला रीजन, या तो डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से एम्प्टी रहे, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ना रहे, या फिर डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा रहे, मतलब कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एक्साइटेशन नहीं होगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे तब भी एक्साइटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आपसे दो प्रॉब्लम पूछेगा, जिसमें पहला प्रॉब्लम आपसे पूछता है कि जो स्कैंडियम 3+ है और टाइटेनियम 4+ है ये कलरलेस क्यों है। तो रीजन आप लिख देना। स्कैंडियम होता है 21, मतलब 3d1 और 4s2। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है तो डी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कलरलेस है। यही सेम हाल टाइटेनियम का भी है। टाइटेनियम का होता है 3d2 और 4s2। अब ये भी +4 स्टेट में है तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, डी हो गया एम्प्टी। सेम ऐसे दूसरा आपसे पूछेगा कि जो कॉपर प्लस है, जिंक 2+ है, कैडमियम 2+ है, सिल्वर प्लस है, ये सब भी आपके कलरलेस क्यों होते हैं। तो इनका भी वही हाल है। जब इसको 2+ स्टेट में, इसको 1+ स्टेट में, इसको 2+ स्टेट में आप चेक करते हो तो यहाँ पे डी के पास आते हैं कुल 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डी यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड है। और जब कंप्लीटली फील्ड होगा तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा नहीं, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वहां पे डी डी ट्रांजिशन शो नहीं होगा और ये कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो मीन्स यहाँ पे अगर कलर प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा तो आपको बस लिख देना है कि उसके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वो शो करता है डी डी ट्रांजिशन आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।